जगदीश नाम का एक व्यक्ति अचानक दोपहरी में अपने खेत पर गया हुआ था। दोपहरी उस समय की थी जब बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ती है और पसीना जोरों का आता है, जब कपड़े भीगे रहते हैं, यानी कि उमस निकलती है। उस टाइम का यह किस्सा है, वाक्या है। तो जगदीश अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है। ईख का खेत बोया हुआ था, देखने के लिए कि भाई कोई जानवर उसके अंदर घुस करके गन्नों को तोड़ तो नहीं रहा है। जैसे ही वो अपने खेत पर पहुंचता है तो दूर से ही उसको अपने खेत की बगल में एक ऑटो खड़ा दिखाई देता है। तो वह सोचता है कि शायद कोई गांव का ही होगा, दूसरे खेत वाला होगा, कोई ऑटो लेकर आया होगा चारा लेने के लिए, क्योंकि कई बार गांव में ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑटो में ही चारा रख करके और अपने घर पर डाल करके और उसके बाद ऑटो चलाने के लिए निकल जाया करते हैं। तो यही बात वह जगदीश सोच रहा था। तभी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस ऑटो के पास पहुंच जाता है और अपने खेत को देखने लगता है, जो कि ऑटो के लेफ्ट हैंड साइड में खेत था, वहीं की वहीं एक कदम दूरी पर। लेकिन दोस्तों, जगदीश की आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि ईख के खेत में गन्ने के पेड़ हिल रहे थे और वह देखता है कोई जानवर है शायद, या फिर क्या मामला है। चुपके से जाकर देखना चाहता है कि कोई जानवर होगा तो उसे लठ से भगा दूंगा। लठ था उसके हाथ में। अंदर से चुपके से अंदर जाता है तो अंदर का नज़ारा देख करके इस जगदीश की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस ईख के खेत के अंदर एक 19-20 साल की लड़की, जिसको निर्वस्त्र किया हुआ था और उसके मुंह को उसी की चुन्नी से बांधा हुआ था, और यह ऑटो ड्राइवर निर्वस्त्र होकर के उसके साथ लगा पड़ा था। अब यह नज़ारा देख करके अब उसको पहले तो यही लगता है कि भाई क्या मौज मस्ती करने के लिए इनको मेरा ही खेत लगा। और उसके बाद जैसे ही वह वहाँ पर पहुँच जाता है तो लड़की उसकी तरफ मतलब इशारे करने लगती है, मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन मुंह बंधा हुआ था। और जो ये ऑटो ड्राइवर होता है, ये वहाँ से एकदम से अपने कपड़ों को हाथ में लेकर के निर्वस्त्र ही उस खेत से निकल करके भागने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो यह आदमी होता है जगदीश खेत वाला, यह देखता है कि लड़की तो भागेगी कहाँ, और उसके बाद उस लड़के के पीछे वह थोड़ा दौड़ता है और एक डंडा मार करके उसे गिरा देता है, लठिया फेंक करके देता है। वह जमीन पर गिर जाता है और इस लड़की की चुन्नी को यह जगदीश पहले ही खोल चुका था और लड़की अब अपने कपड़े पहन रही थी, और उस चुन्नी से उस आदमी के हाथ पांव बांध देता है और फिर इस लड़की को भी पकड़ लेता है। यह जगदीश कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों मौज मस्ती कर रहे थे, तुम्हें ऐसा ही खेत दिखता है। लेकिन लड़की कहती है कि अंकल जी, आपको दिख तो रहा होगा, मेरे मुंह पर इसने चुन्नी बांधी हुई थी और ज़बरदस्ती मुझे मेरे साथ ये दरिंदगी कर रहा था। मैं अगले ही गांव की रहने वाली हूँ, कॉलेज से आ रही थी और यह मुझे इसके ऑटो में बैठ करके गांव जा रही थी और यह मुझे इस सुनसान जगह पर ले आया और मेरे साथ वहशियत हैवानियत यह कर रहा होता है। अब तो दोस्तों, यह बात जब वह जगदीश सुनता है तो उसके बाद इस कहानी का रुख अलग ही पलट जाता है और फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों, पूरे इलाके में एक तरह से सन्नाटा सा मच जाता है। यह घटना हुई कैसे थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जिससे कि वीडियो का जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो फुलफिल हो पाए, यानी कि उसका उद्देश्य पूरी तरह से समझ पाओ आप लोग। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना कर्नाटक के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है और गांव के अंदर ऐसी घटित होती है, जब इस घटना को लोगों ने सुना था तो लोग भी बड़े हैरान परेशान हो गए थे कि भाई आज का ज़माना कितना ख़राब हो चुका है। कर्नाटक के अंदर एक छोटा सा गाँव है। उस छोटे से गांव के अंदर एक दिनेश फौजी रहा करता है। फौज से रिटायर है, उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी की मौत हो चुकी है। बेटा जो कि छोटा है, जिसका नाम है आशु, जो कि 18 साल का है, लेकिन वह दृष्टिविहीन है, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता है। और घर में एक बड़ी बेटी है जिसका नाम दीक्षा है। दीक्षा जो कि 21 साल की हो चुकी है और उसने ग्रेजुएशन अभी अभी पास कर ली होती है। जब बेटी ने ग्रेजुएशन पास कर ली तो जो पिता होता है दिनेश फौजी, बहुत ही खुश होता है, सोचता है कि अब बेटी का मैं विवाह करवा दूंगा और उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ आराम से रहा करूंगा, इसको भी जैसे तैसे इसकी भी ज़िंदगी गुजारनी है। अब अपना जो पिता होता है वह इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई रिश्ता देखने जाऊंगा किसी गांव में, आस पड़ोस के किसी व्यक्ति को लेकर जाऊंगा। लेकिन जो बेटी होती है वह कहती है कि बाबा मैं पढ़ूंगी अभी और मुझे पढ़ाई करनी है। अब बेटी की जिद के सामने जो पिता होता है दिनेश फौजी, वह झुक जाता है और कहता है बता बेटी तू कहाँ पढ़ेगी, और वह पढ़ाना भी चाहता था अपनी
बेटी को। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वह अपनी बेटी से पूछता है कि तू कहाँ पढ़ना है। तो बेटी बताती है मुझे शहर में पढ़ना है और एमए करनी है बाबा मुझे, और उसके बाद देखेंगे जो भी कुछ शादी वगैरह करनी है आपको, लेकिन मुझे पहले एमए की पढ़ाई कर लेने दो शादी से पहले। दोस्तों इस घर के अंदर जो पिता होता है वह मान जाता है और फिर एडमिशन की एक तारीख होती है, उस तारीख का इंतज़ार किया जाता है। और जो एमए की कॉलेज थी, एमए में एडमिशन लेना था, वो कॉलेज थोड़ा दूर थी, और बीए तक की जो कॉलेज थी वह तो गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर खेतों में ही बनी हुई थी। तो एमए पढ़ने के लिए लड़की को दूर जाना होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, एडमिशन डेट जो ओपन होने वाली थी। और जो ये लड़की होती है दीक्षा, ये अपने छोटे भाई आंसू से बहुत प्यार करती थी। उसको टाइम पर खाना खिलाना, उसके कपड़े धोना, नहलाना धुलाना, सारा काम अपने आप किया करती थी। एक माँ की तरह अपने छोटे भाई की परवरिश ये कर रही होती है। अब क्या होता है दोस्तों, तारीख आ जाती है एडमिशन की, और जो पिता होता है पैसे इकट्ठे करके अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है और एमए में एडमिशन करवा देता है। गांव से 12 किलोमीटर दूर एक शहर था छोटा सा, वहां पर वह कॉलेज थी। एडमिशन करवाने के बाद अब 12 किलोमीटर दूरी थी, तो पिता कहता है बेटी यहीं पर हॉस्टल में रह लिया करना और यहीं पर पढ़ाई लिखाई कर लिया करना, अगर रोज़ रोज़ घर आएगी तो तेरा आने जाने में ही बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। अब पिता ये बात कहता है तो बेटी मान जाती है, और उसके बाद कॉलेज की बगल में गर्ल्स हॉस्टल थे, वहाँ पर बेटी के लिए रहने का इंतजाम कर दिया जाता है। अब जो बेटी दीक्षा होती है वह वहीं पर पढ़ाई लिखाई करने लगती है। घर में जो पिता होता है वह अपने बेटे आंसू की देखभाल करने लगता है। तो अच्छे से समय गुजर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे तकरीबन 8 महीने गुजर जाते हैं, और 8 महीने गुजरने के बाद जो छोटा भाई होता है आंसू, दृष्टिविहीन है, जिसको आंखों से दिखता नहीं है, वह अपनी बहन के पास फ़ोन करता है। बहन के पास फ़ोन करके कहता है कि बहन तुम्हें आना है या नहीं आना है, कब आओगी। बहन कहती क्या हुआ। तो आंसू कहता तुम्हें पता नहीं कल रक्षाबंधन है। बहन कहती अरे बुद्धू मुझे पता है, मैंने तैयारी की हुई है, और तू घबरा मत, मैं ज़रूर आ जाऊंगी रक्षाबंधन के दिन। इस तरह की इन दोनों बहन भाई के बीच में बातें होती हैं। और कल यानी कि दूसरे दिन जो आंसू की दीदी है वो आने वाली थी। जैसे ही दूसरा दिन होता है तो सुबह सुबह जो लड़की होती है वह घर के लिए आने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब दोस्तों जैसे ही वह अपना बैग लेकर निकलती है घर के लिए आने के लिए, तो देखती है कि चारों तरफ कोई सवारी ही नहीं मिल रही है, और सारे ऑटो फुल हैं, सारी बसें फुल हैं, कोई ऐसा व्हीकल ही नहीं है जिसमें बैठ कर के आराम से आ सके जैसे वह पहले आ जाया करती थी। क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहुत भीड़ होती है दोस्तों, तो भीड़ में किसी के पास फुर्सत नहीं होती है। अब लड़की इधर उधर देखती, कोई ऑटो ही नहीं आ रहा था गाँव की तरफ। अब वह देख करके परेशान हैरान, तभी उसकी नज़र वहीं बस स्टॉप पर एक सुनसान सी जगह पर खड़ा हुआ ऑटो उसके ऊपर पड़ती है। तो वह दौड़ करके जाती है। उस ऑटो का जो ड्राइवर था जिसका नाम था राजेश, वह वहाँ पर इसलिए लेकर ऑटो को खड़ा हुआ था क्योंकि आज कमाई काफ़ी हुई थी, रक्षाबंधन का दिन है। क्योंकि लड़की 1 बजे वहाँ से निकली थी, तो 1 बजे से पहले पहले इस ऑटो ड्राइवर ने काफ़ी पैसे कमा लिए थे। और ऑटो ड्राइवर जो चलाते हैं दोस्तों ज़्यादातर वो शराब वगैरह का सेवन किया करते हैं। उसने सोचा कि आज तो पैसे काफ़ी कमाई हो गए हैं, चलो दारू वगैरह पी लेते हैं, मूड बना लेते हैं। वह वहाँ पर बैठा हुआ चुपचाप अपने देसी के पौवे को सीट के नीचे रख करके और शराब पी रहा था। यानी कि एक गिलास चुपके से भरता और उसको एकदम से पी जाता और फिर छुपा कर सारी चीज़ों को रख देता। इस तरह से चुपचाप वह ड्रिंकिंग कर रहा था। लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है, कहती है भैया मुझे गांव जाना है, मेरे गांव का नाम बताती है, और आप ले चलो जल्दी ऑटो। लेकिन वह कहता है राजेश कि मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं, तुम अकेली सवारी हो, वहाँ तक जाने में 12 किलोमीटर की दूरी है, मुझे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और सवारी हो जाती तो मैं चलता भी वहाँ पर। लेकिन लड़की कहती नहीं भैया 1 बज गया है, मुझे राखी भी बांधनी है अपने भैया को, मुझे आप ले चलो, मैं तुम्हारे ऑटो में जितनी भी सवारियाँ बैठ करके मेरे गाँव की तरफ तुम ले जाते उतना पैसा मैं अकेली ही दे दूँगी। अब तो यह बात सुन करके जो ऑटो वाला होता है राजेश, वह शराब तो पी ही रहा था। लड़की की तरफ मुड़कर देखता है तो लड़की बिल्कुल फिट एंड फिनिश, एकदम से उसका जो शरीर का यौवन था वो उसे दिखाई दे रहा था। और वह लड़की की तरफ अब एकदम से देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है कि ये तो भाई आज तो यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। और उसके बाद राजेश तैयार हो जाता है, ठीक है पैसे दे दो पहले। अब वह लड़की पैसे भी दे देती है उसको, 700-800 जो भी देने होते हैं, 700-800 तो क्या 500-700 रुपये। और उसके बाद
वह अपने ऑटो को स्टार्ट कर देता है। उसका जो पौवा था शराब का वो ख़त्म हो चुका था, उसको वो फेंक देता है। लड़की ने ध्यान नहीं किया ये शराब पीकर बैठा हुआ है। और उस टाइम पर जब दोस्तों जाना होता है कहीं, तो इन चीज़ों की ध्यान कोई करता भी नहीं है कि पी रखी होगी शराब, ठीक है, हमें क्या लेना देना, हमें अपने घर उतार देगा। तो अब ऑटो में बैठ करके लड़की उसके साथ अपने गाँव की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन दोस्तों लड़का जो ऑटो चला रहा था वह बार बार ऑटो के शीशे से लड़की के चेहरे को देख रहा था, उसकी सुंदरता को निहार रहा था कि आज तो बस आज ही है, आज का सा दिन तो कभी मिला ही नहीं। नशे में वह था ही। तभी दोस्तों बीच रास्ते में ऑटो को वह एक सुनसान खेतों के बीच में रोक देता है। खेतों का कच्चा रास्ता था, उसमें घुसा देता है। लड़की बार बार कहती है यहाँ कहाँ ले जा रहे हो, यहाँ कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन वह ऑटो को और ज़्यादा स्पीड में चला देता है जिससे लड़की उतर कर ना भाग जाए। और अंदर ले जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर बाजरे का खेत, ईख का खेत इधर उधर लगे हुए थे। एक खेत इधर बाजरे का था, एक खेत इधर ईख का था, तो उसके बीच में से वो रास्ता था कच्चा, तो वहाँ पर जाकर ऑटो को रोक देता है। वहाँ से सड़क बहुत दूर, सड़क से उतरकर बहुत दूर खेतों में आ चुके थे, तो सड़क भी काफ़ी दूर थी। लड़की एकदम से कहने लगती है भैया यहाँ पर क्यों ले आए तुम। इतने में वह उतरता है और लड़की का हाथ पकड़ करके सीधा ईख के खेत में ले जाता है। दोस्तों लड़की खूब विरोध करती है, लेकिन विरोध करने का यहाँ पर कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। क्योंकि वह रक्षाबंधन का दिन था, तो लोग अपना चारा वगैरह भी खेतों में से जल्दी ले जाते हैं कि भाई रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो खेतों पर सुनसान माहौल था उस वक्त। और अब दोस्तों ऑटो ड्राइवर जो होता है लड़का राजेश, अपनी हैवानियत और वहसियत को उस लड़की के सामने निकालने लगता है। उसके कपड़े उतार देता है और उसी की चुन्नी से उसके मुंह पर लपेट देता है जिससे ये ज़्यादा शोर ना मचाए। और फिर अपने कपड़े भी उतारने के बाद और वहाँ पर वह दरिंदगी करता है उस लड़की के साथ, जो कि इंसानियत को शर्मसार करती है। लड़की खूब चिल्लाती है, हाथ पाँव हिलाती है, लेकिन वह हाथ पाँव को पकड़ लेता है और थोड़ा सा तगड़ा था शरीर में, लड़की को रोके हुए था। लेकिन दोस्तों किस्मत से यहाँ पर उस खेत का जो मालिक होता है, जिसका नाम मैंने बताया था जगदीश कुमार, जो कि आपको कहानी के स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ, वो वहाँ पर आ जाता है। देखता है ऑटो खड़ा है, सोचता है शायद कोई चारा लेने के लिए आया होगा, पड़ोस का ही होगा, कोई पड़ोसी खेत वाला। लेकिन दोस्तों वह देखता है कि ऑटो के बगल में जो उसका खेत है ईख का, उस खेत के अंदर गन्ने के पेड़ हिल रहे हैं। अब वह चुपके से जाता है तो अंदर जाकर देखता है लड़की को निर्वस्त्र किए हुए था, ऑटो ड्राइवर खुद भी निर्वस्त्र था, लड़की के मुंह पर उसी की जो चुन्नी है वो लपेटे हुई थी और वह लगा पड़ा था ऑटो ड्राइवर। अब इसको देख करके वह घबरा जाता है और एकदम से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यह तुरंत जा करके लड़की के मुंह से वह चुन्नी खोलता है और कहता है कि कपड़े पहन लो। यह तो गुस्से में कह रहा था, इसको लग रहा था कि ये मज़े ले रहे हैं दोनों यहाँ पर अपनी मर्जी से। और उसके बाद दोस्तों वह भाग करके अपनी लठिया फेंक कर मारता है उस ऑटो ड्राइवर में और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। और यह तुरंत उसके पास जा करके जो जगदीश कुमार होता है खेत का मालिक, उसके हाथ पांव बांध देता है कि देखता हूँ तो कैसे भागेगा। उसके बाद लड़की इसकी तरफ आने लगती है, कपड़े पहन लेती है और लड़की से गुस्सा करने लगता है जगदीश की, तुम्हें शर्म नहीं आती, माँ बाप को धोखा दे रही हो, माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर रही हो, यहाँ पर क्या कर रही थी तुम इसके साथ। लेकिन दोस्तों लड़की रोने लगती है, कहती है अंकल जी मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मैं तो अपने घर जा रही थी, रास्ते में यह मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर ले आया, मेरे कपड़े भी थोड़े थोड़े फटे हुए हैं, देखो इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरे साथ यह गंदा काम ज़बरदस्ती करने लगा, यह मेरे साथ दरिंदगी कर रहा था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, मेरा तो भाई इंतज़ार कर रहा है रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने के लिए, मैं इसने यहाँ पर रोक ली थी और मेरे साथ यह हैवानियत कर रहा था। यह बात सुनने के बाद दोस्तों अब उस जगदीश कुमार को बहुत गुस्सा आता है और फिर ठोकरों से उसके ऊपर पिटाई लगाता है जो ऑटो ड्राइवर था राजेश, और 2-4 लठ भी मार देता है उसमें। और उसके बाद तुरंत फ़ोन कर देता है पुलिस के पास और उसको लोकेशन बताता है कि इस खेत के अंदर यहाँ पर है। पुलिस की जिप्सी तुरंत आती है वहाँ पर 112 नंबर और सारी करतूत बताई जाती है उस ऑटो रिक्शा वाले की और उसको जिप्सी में डाला जाता है। लड़की भी उस पुलिस के साथ जाती है, FIR दर्ज करती है और फिर मामला पुलिस यहाँ पर आगे केस का बना देती है। अब लड़की का पिता सोचता है कहाँ है बेटी, लड़की कहती है बाबा मैं तो पुलिस थाने में हूँ, और फ़ोन पर ही अपने पिता को सारी बात बताती है। पिता के भी होश उड़ जाते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया। तुरंत भाग करके वह भी थाने में जाता है और केस को मजबूत करवाता है, क्योंकि वह फौज से रिटायर था तो पुलिस वाले भी उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। तो दोस्तों उसके बाद इस वैसी दरिंदे ऑटो रिक्शा वाले को सज़ा होती है 6-7 महीने के बाद, और जो भी इस रेप केस में होता है। और इस तरह से यहाँ पर लड़की की जान तो बच गई लेकिन इज्जत चली गई।
और जान भी इसलिए बच गई जो जगदीश कुमार था वह खेत वाला वहाँ पर पहुँच गया, वरना तो वो ऑटो ड्राइवर उसके साथ गंदी हरकत करने के बाद उसकी हत्या करता 100%, क्योंकि उसको लगता कि ये बता देगी किसी को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लड़की की जान बच गई। अब आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? कितना आज के दौर में माहौल ख़राब हुआ पड़ा है। अकेले दुकेले बहन बेटी को जाना, ये लगा लो बहुत ही खतरे का काम है। और जिसमें कुछ लड़कियां शहरों में रहती हैं जो कहती हैं भाई हमारे साथ भाई को छोड़ते हैं, पति को छोड़ते हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम तो अकेला रहना चाहते हैं, जैसे लड़के घूमते हैं ऐसे घूमना चाहते हैं। नहीं है बहना, ऐसे घूमने का समय नहीं है, बहुत ख़राब ज़माना चला हुआ है। अपने आप को बचाएं, अपने आप की सुरक्षा करें। पिता और भाई तो शादी से पहले आपके सुरक्षा गार्ड होते हैं और शादी के बाद पति होता है सुरक्षा गार्ड, और इनका सहारा लें, इनके साथ रहें और कभी भी एकले दुकले में ऐसे किसी पर विश्वास ना करें। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लड़की ने ये की थी कि यह लड़का शराब पी रहा था, इसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, अकेली थी, कोई और सवारी भी होती जाने वाली तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अकेले इस तरह से किसी के ऊपर विश्वास, वो भी अनजान के ऊपर, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। सहीराम पवार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल का 15 जनवरी को जन्मदिन है, धीरज भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूं। और भाई बहुत ही सपोर्टेड इंसान है, भाई का जो जीवन है वो तरक्की में जुटे और भाई हमेशा तरक्की करते रहें, घर परिवार खुश रहे, मस्त रहें। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। सुरेश नायक कमेंट करते हैं हमारे भाई। और उसके बाद मनोज श्रीवास्तव जी हैं, आपकी कहानी शिक्षाप्रद होती है, ऐसी औरतों को की शादी को दूसरी शादी कर देना चाहिए जो विधवा हो जाती हैं। और जिला गोपालगंज बिहार 28 से वार्ड नंबर 23 से हमारे मनोज श्रीवास्तव जी भाई जो कि लगातार हमें सपोर्ट करते हैं। हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, नमस्कार जी, लालच बुरी बला है जी, बिल्कुल। रिंकू वर्मा कमेंट करते हैं, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो औरतों ऐसा नहीं करना चाहिए, औरतों को अगर कर रही हैं तो दूसरे दिन इनका काम खराब हो जाता है जी, बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ सिकरम राज कमेंट करते हैं, सिकरम कुमार ग्राम बेलवा जिला मोतिहारी से। अमित पटेल के दोस्त हैं हमारे भाई सिकरम भाई, और बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरीज। और भीकम कुशवाहा कमेंट करते हैं आगरा से। और पंकज कुमार हमारे भाई, सुदेश भाई राम 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 पंकज भाई, और आज की कहानी बहुत अच्छी लगेगी पंकज भाई आपको। और रतन लाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। निभा राम कमेंट करते हैं, जय सिया राम जी। साहेब राव चिट्टे कमेंट करते हैं। और अंजर आलम कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं। और उसके बाद अजय अंजर आलम दोबारा से हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, गुरुजी राधे राधे। और सद्दाम फुल मोहम्मद अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम लीजिए, सद्दाम हुसैन देवरिया यूपी से हैं। असली नाम नीचे लिखा है, ऊपर थोड़ा आईडी में कुछ और लिखा है भाई ने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सद्दाम भाई। रजत सैनी कमेंट करते हैं। संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं। संजीव कुमार दोबारा से पूछ रहे हैं कि भैया वैष्णवी दीदी का वीडियो नहीं आ रहा है, अभी क्या हुआ जानकारी दीजिए। वैष्णवी दीदी अभी वीडियो फेसबुक पर कम डाल रही क्योंकि वहाँ पर फेसबुक पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा संजीव भाई, और फिलहाल वह यूट्यूब पर ही डाल देती हैं वीडियो को, फेसबुक पर नहीं डालती हैं, तो इसलिए शायद आपको लग रहा होगा। और मैं बोल दूंगा कि आप फेसबुक पर भी डाला करें। और आप वीडियो देखना चाहते हैं उनका तो आप यूट्यूब पर वैष्णवी चौधरी नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो आपको उनका चैनल मिल जाएगा। बहुत अच्छी पुनर्जन्म के ऊपर कहानियाँ लेकर आती हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। और राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद दुर्योधन भाई हैं, छगनदास खारडाबांध राजस्थान से हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप लोग लगातार कमेंट करिएगा। पिछले वीडियो में जो आप कमेंट करेंगे, यानी कि नया जो वीडियो होता है, नए 2 वीडियो लास्ट वाले, उनमें आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट मैं ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि उन सबको मैं पढ़ता हूं पिछले 2 वीडियोज़ के। अगला वीडियो मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।